जय हिंद दोस्तों। हम आप सबों के बीच मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 27 तारीख को से आपको पर डे एक वीडियो दूंगा, तो मैं आज आप लोगों को एक नए टॉपिक को पढ़ाना प्रारंभ करूंगा। उससे पहले मैं आपको पीछे की क्लास में जो इंट्रोडक्शन क्लास थी उसमें जियोग्राफी की परिभाषा और उसके उपयोगों के बारे में बताया था। आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाइए, प्लेलिस्ट में आपका एक जियोग्राफी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप पहली वीडियो देखें। मैंने उसमें जियोग्राफी की परिभाषा और उसके उपयोग, आखिर हम जियोग्राफी पढ़ते क्यों हैं, उसके बारे में चर्चा किए हैं। हम जियोग्राफी में मैंने आपको यही बताया था जियोग्राफी की परिभाषा में कि व्हाट इज जियोग्राफी। तो जियोग्राफी इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ या स्टडी ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है, या पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही भूगोल है। लेकिन आज हम पृथ्वी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी आखिर में है कहाँ पे। तो आप कहेंगे कि पृथ्वी सौरमंडल में है। फिर प्रश्न उठेगा कि सौरमंडल कहाँ है, तो फिर कहेंगे आकाशगंगा में। फिर आकाशगंगा क्या है और वो कहाँ पे है, तो फिर आपका अंतिम आंसर आएगा ब्रह्मांड में है। तो हम क्यों न सबसे पहले ब्रह्मांड को पढ़ें, फिर आकाशगंगा को, फिर सौरमंडल को, फिर ग्रहों के बारे में, फिर उपग्रहों के बारे में पढ़ते हुए, फिर पृथ्वी, चंद्रमा, ये सब के बारे में पढ़ते हुए आएँ, और उसके बाद से फिर हम जियोग्राफी को स्टार्ट करें। तो आज हम ब्रह्मांड को पढ़ेंगे। तो ब्रह्मांड का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान में ही ब्रह्मांड के बारे में, सूर्य के बारे में, ग्रहों के बारे में, फिर उपग्रहों के बारे में, नेबुला, क्लस्टर, इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो लाइन से हम पढ़ेंगे और पढ़ते चलेंगे। यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान के पिता कौन है, खगोल विज्ञान के जनक कौन है, तो आपका सिंपल सा आंसर क्या होगा? गैलीलियो, यानी कि फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। यानी कि खगोल विज्ञान के जनक या पिता कौन है, तो वो है गैलीलियो। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खगोल विज्ञान के पिता कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? गैलीलियो। अब हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं कि ब्रह्मांड क्या होता है। ठीक, ब्रह्मांड की इंग्लिश क्या होती है? यूनिवर्स। यानी कि यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड से आप हिंदू धर्म के एक भगवान का नाम याद आता है, वो ब्रह्मा जी का। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि की रचना की है, और उस सृष्टि की रचना की है और उसे ही ब्रह्मांड कहते हैं। यानी कि ब्रह्मा द्वारा रची गई सृष्टि को ही हम ब्रह्मांड कहते हैं। लेकिन ये तो हो गई धार्मिक परिभाषा। हम क्या पढ़ रहे हैं? खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान तो यानी कि वैज्ञानिक परिभाषा क्या होगी? तो ब्रह्मांड की सिंपल सी परिभाषा यही होती है कि जो अस्तित्व में है उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। यानी कि दुनिया का, संसार का कोई भी चीज़ जिसे आप देख रहे हैं, जिसे आप नहीं देख रहे हैं, वो क्या है? ब्रह्मांड है। मतलब दुनिया में कैसी दो ही चीज़ हो सकती हैं, जिसे आप देख रहे हैं और जिसे आप नहीं देख रहे हैं। देखते हैं कि देख किसे रहे हैं, नहीं देख किसे पा रहे हैं। आप कंफ्यूज होंगे कि नहीं देख पा रहे हैं वो क्या ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का हिस्सा है,
तो हम आपको बता देते हैं कि जो देख रहे हैं यानी कि जो विजिबल है, जो विजिबल है यानी कि जो दृश्य है, दृश्य उसे कहते हैं जिसे हम देख रहे हैं। एक होता है इनविजिबल यानी कि जिसे हम नहीं देख रहे हैं, इनविजिबल यानी अदृश्य। हम विजिबल में क्या, तो हम सभी मैटर जितने भी पदार्थ हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी कि पदार्थ। इनविजिबल में किसे रखते हैं, तो एनर्जी, एनर्जी को हम नहीं देख सकते। जैसे कि इस वायर में जो मैं माइक लगाया हूँ, इसमें क्या है, इस वायर तो क्या है, मैटर है, लेकिन जो इसमें बिजली दौड़ रही है वो क्या है, एनर्जी है, उसे हम नहीं देख सकते। एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसकी परिभाषा में कि ऑल मैटर प्लस ऑल एनर्जी, जो अस्तित्व में है, जो अस्तित्व में है वो क्या है, ब्रह्मांड है। यदि हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें कि आखिर ब्रह्मांड क्या होता है, उसे सेंटेंस रूप में लिखना चाहें तो आप उसे लिख सकते हैं कि समस्त पदार्थ तथा समस्त ऊर्जा जो अस्तित्व में है उसे ब्रह्मांड कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं सूर्य, आकाशगंगा, आकाशगंगा, तारा इत्यादि। आपको फिर से हम एक बार फिर समझा देते हैं कि जिसे आप देख सकते हैं उसे हम, उसमें हम क्या रखेंगे, पदार्थ को। जिसे हम नहीं देख सकते उसमें क्या रखेंगे, ऊर्जा को। इन सभी का जो इसका अस्तित्व है, इनका अस्तित्व है, उसे ही हम ब्रह्मांड कहेंगे। यानी कि समस्त पदार्थ तथा समस्त ऊर्जा जो अस्तित्व में है उसे ही हम ब्रह्मांड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देते हैं क्या, सूर्य, चंद्रमा, आकाशगंगा, तारा इत्यादि। अब कुछ भी जितना भी देख रहे हैं, जितने ग्रह उपग्रह हैं, सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये तो रही ब्रह्मांड की परिभाषा। मैं आशा करता हूं कि आप ब्रह्मांड को सीखने में सीख चुके हैं। अब आगे चलते हैं कि ब्रह्मांड की परिभाषा हो गया, अब स्टडी ऑफ ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांड का अध्ययन कर लेते हैं। इसकी कुछ थ्योरी हैं, कुछ भूगोलवेत्ताओं ने ब्रह्मांड की थ्योरी दी है, उसे हम देख लेते हैं कि वो क्या क्या है। ठीक, यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। स्टडी ऑफ यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का अध्ययन। ब्रह्मांड के अध्ययन के क्रम में सबसे पहली थ्योरी आती है क्या, जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी ये किसके द्वारा दी गई, तो एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था टॉलमी। टॉलमी मैंने पी लगा के लिखा जाता है, लेकिन इसे क्या पढ़ा जाता है, टॉलमी पढ़ा जाता है। इन्होंने कब ये थ्योरी दी थी, तो
114 BC यानी 140 ईसा पूर्व। अभी क्या चल रहा है 2022। यदि हम इसमें ये जोड़ दें तो पता चल जाएगा आज से कितने वर्ष पहले ये थ्योरी दी गई थी। यानी कि 140 जोड़ दें तो ये क्या हो जाता है, लगभग 162 वर्ष पूर्व ये थ्योरी दी गई है, इतनी पुरानी है। मैंने उस दिन आपको जियोग्राफी पढ़ाया था, तो जियोग्राफी को तोड़ा था जियो प्लस ग्राफिया में। तो आपको उस दिन जियो का अर्थ बताया था। जियो मीन्स क्या होता है मैंने वो बताया था। यानी इसे भी हम दो भागों में तोड़ेंगे, जियो प्लस सेंट्रिक। जियो मीन्स क्या होता है, मैंने आपको उस दिन बताया था जियो मीन्स होता है अर्थ। अर्थ यानी कि पृथ्वी। सेंट्रिक यानी इन द सेंटर, यानी कि केंद्र में। जो टॉलमी थे ये बताए थे, पता नहीं कौन सा नशा फूके थे, और ये बताए थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में अवस्थित है। तथा समस्त खगोलीय पिंड इसकी या इसका परिक्रमा करते हैं। जो टॉलमी थे इन्होंने 140 वर्ष पूर्व क्या बताया कि ये हमारी पृथ्वी, ठीक, मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी हो गई। और जितने भी खगोलीय पिंड, आपको एक शब्द परेशान कर सकता है कि ये आखिर में एक खगोलीय पिंड क्या होता है। तो आप रात के समय जब छत पे जाते हैं, और छत पे आप लोग सोते अवश्य होंगे, और रात के समय आप देखते हैं आसमान में, आसमान जब साफ होता है तो आपको दिखाई देते हैं चमकीले चमकीले कुछ चीज़ दिखाई देते हैं, जैसे कि आप उसे क्या कहते हैं, तारे कहते हैं। यानी कि ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ दिखाई देते हैं वो क्या है, खगोलीय पिंड। आपको चंद्रमा भी दिखाई देता है, तारे भी दिखाई देते हैं। यदि आप बाहर जाएंगे पृथ्वी से ऊपर तो आपको पृथ्वी भी दिखाई देगी, अन्य ग्रह भी दिखाई देंगे, बहुत सारे उपग्रह दिखाई दे, वो सब क्या है, खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड आपको समझ में आ गया होगा। तो उन्होंने बताया था कि पृथ्वी और समस्त खगोलीय पिंड इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, यानी इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ये उस समय बताए थे, और लगभग ये बात है 140 BC की। अभी बस एक हिंदू धर्म को छोड़कर किसी धर्म का उदय नहीं हुआ था, ठीक। ईसाई धर्म भी बाद में आया, इसके बाद उससे 600 बाद इस्लाम आया। जितने भी धर्म इसके बाद आए सभी धर्मों ने इसे स्वीकार कर लिया, अपने अपने ग्रंथों में इसे लिख लिया, और इसी के अनुसार आप सभी ग्रंथ लिखे गए। लेकिन लगभग 1500 वर्ष बाद इस थ्योरी को चैलेंज कौन किया, तो कोपरनिकस। उन्होंने एक थ्योरी दी और कहा कि ये गलत है। आपको भी लग रहा हो कि गलत है, क्योंकि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। उन्होंने क्या कहा, हालांकि उनकी भी परिभाषा पूर्णतः सही नहीं है, लेकिन उन्हीं के आधार पर लगभग सभी वो आधार दे दिए थे, आप इतना कह सकते हैं। अब हम उनकी थ्योरी को देख लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दिया था, तो आपका आंसर क्या होगा, टॉलमी। तो दोस्तों बीच में लाइट कट गई थी जब हम वीडियो बना रहे थे, तो आगे अब कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया था टॉलमी की थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी जो टॉलमी ने दी थी। मैंने बताया था उसमें कि पृथ्वी क्या है, केंद्र में है, और सभी खगोलीय पिंड उसका परिक्रमा कर रहे हैं या चक्कर लगा रहे हैं। अब आगे
थ्योरी देख लेते हैं, किसकी? कॉपरनिकस की। ठीक, कॉपरनिकस की थ्योरी का नाम है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या दूसरी थ्योरी क्या है? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ये किसने दिया था? तो कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ये कब दिए थे? तो 1400 नहीं, 1540 एडी में। ये कब आ गए? एडी में। ये देखिए, ये तब की थ्योरी है जब अभी यूरोप में पुनर्जागरण नहीं हुआ था, और उस समय धर्म का इतना बोलबाला था। और धर्म में किस धर्म का? ईसाई धर्म का। यानी कि जो चर्च कह दे वही मानना है। तो चर्च में, सभी धर्मों में, ईसाई धर्म में भी जियोसेंट्रिक थ्योरी को अपनाया जा चुका था। तो इन्होंने क्या कह दिया? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दे दी। हेलियो का मतलब क्या होता है? अभी हम इसको दो भागों में तोड़ रहे हैं। हेलियो यानी कि रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर यानी कि सन। सेंट्रिक यानी इन द सेंटर, यानी केंद्र में। इन्होंने क्या कह दिया कि पृथ्वी नहीं, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और समस्त खगोलीय पिंड चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। क्या हुआ? इन्होंने क्या कहा? पृथ्वी नहीं, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में अवस्थित है तथा समस्त खगोलीय पिंड इसका परिक्रमा करते हैं। जो टॉलमी थे वो पृथ्वी को केंद्र में रखे थे, और इन्होंने क्या कहा कि नहीं, सूर्य केंद्र में है और सभी खगोलीय पिंड, यानी कि उसमें पृथ्वी भी इसका चक्कर यानी परिक्रमा करते हैं। इनका इतना विरोध हुआ और चर्च ने आदेश इनको दे दिया मृत्युदंड का, इनको मार दिया गया। ठीक, लेकिन फिर इसमें थोड़ा सा संशोधन कौन किए? तो आए एक केपलर ने कहा कि नहीं, केपलर, अब देख लेते हैं तीसरी थ्योरी क्या है। तीसरी केपलर की। केपलर ने कहा था कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है। केपलर, इन्होंने कहा सूर्य सौर मंडल के केंद्र में अवस्थित है तथा पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार में परिक्रमा करती है। जो केपलर थे, इन्होंने कहा, सौरमंडल का कॉन्सेप्ट दिया कि सूरज का एक परिवार है,
उन्होंने कहा था उस समय 9 ग्रह, लेकिन 2006 के बाद कितने ग्रह हो गए हैं? 8 ग्रह। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, उसे बौना ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। तो यानी कि अब 8 ग्रह हैं सौरमंडल में। इन्होंने सौरमंडल कहा, और इन्होंने कहा था कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है, और ऐसे ऐसे सौरमंडल बहुत हैं, ठीक। और जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार में, दीर्घवृत्ताकार किसे कहेंगे? ये मान लीजिए ये सूर्य है, तो पृथ्वी ऐसे ऐसे गति न करके ये क्या करती है? ऐसे गति करती है। ये क्या होगा? दीर्घवृत्ताकार, यानी इससे बड़ा। पृथ्वी क्या करती है? दीर्घवृत्ताकार में गति करती है। ये कौन बताए थे? केपलर ने। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा संशोधन कौन कर दिए? तो विलियम हर्शेल। उन्होंने क्या कहा कि चौथा थ्योरी देख लेते हैं क्या। विलियम हर्शेल, इन्होंने कहा कि हमारा सौरमंडल एक बड़े निकाय, हमारा सौरमंडल एक बड़े निकाय आकाशगंगा के हमारा सौरमंडल एक बड़े निकाय आकाशगंगा का एक अंश मात्र है, और ब्रह्मांड में बहुत, या लिख सकते हैं यहाँ पे अनेक आकाशगंगा हैं। इन्होंने कहा कि जो हमारा सौरमंडल है, जिसके केंद्र में सूर्य है, वो क्या है? हमारी आकाशगंगा। इन्होंने आकाशगंगा को डिफाइन किया। आकाशगंगा के बारे में बताया कि आकाशगंगा क्या होती है। जब हम स्टार पढ़ेंगे ना, तो उसमें आकाशगंगा को आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि आकाशगंगा होती क्या है, ठीक। सौरमंडल क्या होता है, उसमें क्या क्या है, आकाशगंगा क्या है। आकाशगंगा को इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं, ठीक। तो अभी आप ये जानिए कि आकाशगंगा का एक अंश मात्र है सौरमंडल, और ऐसी ऐसी आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड में बहुत हैं, अनगिनत हैं, ठीक। तो इन्होंने आकाशगंगा की कॉन्सेप्ट दिया। अब आप शुरू से देखिए कि क्या क्या हो गया। आकाशगंगा का कॉन्सेप्ट मिल गया, सौरमंडल का कॉन्सेप्ट मिल गया, सूर्य के बारे में पता चल गया, पृथ्वी के बारे में पता चला। तो हम इसका ओवरव्यू एक क्या मैप बना के देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या कोपरनिकस ने क्या कहा था कि सूर्य केंद्र में है, यानी कि हम सूर्य को केंद्र में रख लेते हैं। फिर केपलर ने क्या कहा था कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है, यानी अब क्या लिख रहे हैं? सौरमंडल। ठीक। फिर हर्शल ने बताया कि सौरमंडल जो है वो कहां पे है? आकाशगंगा में। आकाशगंगा, और आकाशगंगा कहां पे है? तो वो क्या है? ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांड क्या कर रहा है? निरंतर क्या है? बढ़ रहा है। ये अभी बाकी है कि ब्रह्मांड
बढ़ रहा है, ये एडविन पी हेबल ने बताया था कि ब्रह्मांड निरंतर बढ़ रहा है। हम उसको अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक, उसको हम क्या डॉपलर इफेक्ट के थोड़ा सिद्ध भी करके हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ब्रह्मांड कैसे बढ़ रहा है। अभी आप ये देखें कि ब्रह्मांड के अंदर क्या है, आकाशगंगा, आकाशगंगा के अंदर सौरमंडल, सौरमंडल के केंद्र में क्या है, सूर्य, सूर्य, सूर्य का ही परिवार को क्या कहते हैं, सौरमंडल। कई सौरमंडल मिलकर क्या बनती है, आकाशगंगा, आकाशगंगा कई आकाशगंगा मिलकर क्या बनेंगे, ब्रह्मांड। जब हम और भी आगे पढ़ेंगे तो आकाशगंगा में भी हम क्लस्टर, फिर उसके बाद नेबुला, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारी अगली वीडियो किस पे होगी, तो अगली थ्योरी क्या है, एडविन पी हबल की, जो ब्रह्मांड का क्या होगा, उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड निरंतर विस्तार कर रहा है यानी बढ़ रहा है। हम उसको डॉपलर इफेक्ट के द्वारा सिद्ध करके आपको बताएंगे। और हाँ, मुझे कमेंट करके एक सजेशन मिला कि वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दे दिया जाए ताकि आप लोगों का भी मूल्यांकन हो सके। तो आज का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इस तरह से आपका मूल्यांकन होगा कि आप लोगों ने ध्यान से क्लास की है या नहीं, या आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं। तो आपका क्वेश्चन ये है कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आपका ऑप्शन है ए टॉलमी, ऑप्शन बी कोपरनिकस, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन डी हर्शल। आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए और कोशिश कीजिए कि इसे पूरा लिखें। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को आप कमेंट में पूरा लिखें। फिर तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।